बुद्ध है, संत कबीर है, संत रविदास है, पेरियार जी है, जितने भी हमारे महासमन है, उनकी विचारधारा जो है तथागत के विचारों के बीजों से कैसी प्रफुल्लित हो गई, इसी के ऊपर है। और इसी के इस विषय के संदर्भ में मैं अपनी बात रखूंगा। मुझे जो कंसेप्ट रखने के लिए जो आदेश दिया गया, उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। समझ संघ को मैं नमन करता हूँ। अभी हम देखते हैं कि 5 मई 2021 से हम लोग इस पोर्टल को शुरू किए हैं। लगभग 4 साल से ज्यादा समय हो चुका है। लगभग हम 49वां महीना चल रहा है, 49 यानी 50वां महीना। तो ऐसे में हम 1500 के ऊपर चले गए डेली मीटिंगों में। तो असल में हमने 2023 में और 24 में ऐसा डिसाइड किया था कि जनरली किसी को किसी फिलॉसफी को समझने के लिए जनरली 1000 दिन बहुत हो जाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं डेमोक्रेसी में कोई नई पार्टी आ जाती सत्ता में, तो उसको 1 1.5 2 साल तक हम देखते रहते कि इसकी आचरण कैसा है, इसकी अवधारणा क्या है, क्या विचारधारा है इसकी। तो समझ में आ जाता है, पता चल जाता है कि ये क्या करना चाहते हैं और इनकी दिशा क्या है। इसी तरीके से हमने 5 मई 2021 से शुरू किया हुआ ये जो कारवां है, मैं समझता हूँ सारी दुनिया में ये पहला अनोखा और एकमात्र ऐसा उदाहरण होगा कि हम लोग 1500 के ऊपर मीटिंगें ले चुके हैं लगातार। एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि जिस दिन हमारी पोर्टल पर मीटिंग नहीं हुई। ये तो केवल ऊपरी ऊपरी भाग है हमारा, लेकिन अंदर में जैसा हम देखते हैं कि समंदर में जब बर्फ दिखती है हमको, तो केवल 10% ही ऊपर दिखाई देती है, लेकिन 90% जो बर्फ होती है अंदर होती है। ऐसा ही समन संघ का जो स्वरूप है। समन संघ ये पोर्टल पे दिखाई देता है केवल मात्र 10% है, लेकिन 90% जो काम चलता है वो नीचे के तौर पर है। और वही सच्चा आधार है समन संघ को बढ़ाने का, समन संघ को समझने का, समन संघ की फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करने का। तो इसके ऊपर आज बात करेंगे विषय के साथ साथ। तो विषय ये है कि हमारे जितने भी महासमंद पुरखे हैं, जो हमारे फोर फादर्स है, वैसे भी आज जो है फादर्स डे है। तो हम ये भी कहेंगे कि आज के समन के इस पोर्टल पर जितने भी हमारे महासमन हैं वो हमारे वैचारिक पिताजी है, वैचारिक फादर ही हमारे सारे। तो इन सारे समन पुरखों को, हमारे वैचारिक पिताजी को, फादर्स को हम नमन करते हैं। ऐसे में ऐसी कौन सी बात है समन संघ की जिसके आधार पर हमने ये कहा कि तथागत बुद्ध हो, संत कबीर हो, संत रविदास हो, गुरजान ठाकुर, हरिचांद ठाकुर हो, ये सारे जितने भी है, पेरियार साहब हो या घासीदास संत हो, या जितने भी हमारे समनों के संत है, कई है, बाबा फरीद भी हो। तो इन समनों की विचारों में एक कॉमन धागा क्या है? क्योंकि बहुत बार यहाँ पर कभी कभी चर्चा भी होती है। बहुत सारे लोग संत कबीर को मानने वाले कबीरपंथी होते हैं, संत रविदास को मानने वाले रविदासी होते हैं, या पेरियार को मानने वाले कुछ साउथ इंडिया के लोग होते हैं, गुरुचांद हरिचांद ठाकुर को मानने वाले बंगाली लोग होते हैं, ज्योतिराव फूले को मानने वाले महाराष्ट्र के ओबीसी के लोग होते हैं, बाबा फरीद को मानने वाले भी कुछ लोग होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को, तथागत बुद्ध को मानने वाले भी लोग होते हैं। वो कभी कभी देखते हैं कि क्या कभी अगर एक महासंबंध के विचारों की, उसकी गाथाओं की या श्लोक की बात होगी, तो बोलते हैं कि ये सिर्फ इनकी बातें करते हैं, हमारी तो बात कोई करता नहीं है। पर ऐसा नहीं है। इसमें जो विचारधारा है, एक ही धागा इसका, इसके ऊपर हम थोड़ा सा सोचते हैं और इन धागों के ऊपर आगे जाके हमको प्रैक्टिकली क्या काम करना है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो एक धागा है महासमनों का, विचारों का। अगर उसका उदाहरण लेते हैं, तो जैसे तथागत बुद्ध ने बात कही है, जो कि महासमन के इतिहास में सबसे बड़े महासमन है, जिन्होंने पूरे पूरी दुनिया के ज्ञान को निचोड़कर बताया कि इस दुनिया को सुखी कैसे बनाया जाए, दुख से मुक्त कैसे किया जाए। पूरी थेरी लगभग 84,000 उनके प्रवचन, उसमें से 82,000 उनके हैं और 2,000 कंटेम्पररी भिक्षुओं ने दिए हुए प्रवचन है। इसमें सारा का सारा ज्ञान है। ओशो ने तो कहा है कि दुनिया में अगर आपको सारा का सारा ज्ञान ठीक तरीके से समझना है, तो सिर्फ तथागत बुद्ध की त्रिपिटक को आप पढ़ लो, तो आपको दुनिया के कई भी ज्ञान को पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बाबा साहब ने इस बात को दोहराया। बाबा साहब कहते हैं कि मॉडर्न साइंस इक्वलिंग बुद्धिज्म, आधुनिक विज्ञान है तथागत बुद्ध के जो ज्ञान है उसी के ऊपर आधारित है। तो ये उन्होंने सिद्ध भी किया है। आपने बुद्ध यानी धम्म अगर पढ़ा हो,
तो उसमें आखिरी के पन्नों में उसने कहा है कि मॉडर्न साइंस इज इकोइंग द आइडिया ऑफ अनित्य एंड अनत्ता टोल्ड बाय एनलाइटन बुद्ध। एनलाइटन जो महासमंत तथागत बुद्ध है, जो संबोधि प्राप्त थे, उन्होंने जो अनिच्छा की यानी थेरी ऑफ इम्परमानेंस की और अनत्ता की थेरी ऑफ ईगोलेसनेस की, जो अनात्मवादी थेरी है, इसको अगर देखोगे तो आधुनिक विज्ञान जो भी कोई संशोधन कर रहा है इन दोनों थेरी के ऊपर कर रहा है, ये हम देखेंगे। तो इसमें उन्होंने बात कौन सी की, धम्मपद की हम पहली और दूसरी गाथा देखते हैं। तो उसमें हम ये पाते हैं कि मनोपुब्बगम्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाच प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततोन सुख मनवेत्वी चक्कवतो पदम। ये जो गाथा है, ये गाथा दुनिया के मन के ज्ञान की सबसे पहली गाथा है। इसका अर्थ है कि इंसान का मन सारी चीजों का अगुवा है। सारी कोई बुरी चीज हो या अच्छी चीज हो, ये मन से उत्पादित होती है। अगर मन इस डायरेक्शन में सोच लेता है कि उसके मन में अगर राग है, द्वेष है, मोह है, लोभ है, विचिकित्सा है, वासना है, इस दिशा में अगर सोचता है तो उसके सामने सारा दुख का पहाड़ खड़ा है। लेकिन वो अगर अपने मन के ऊपर कंट्रोल करता है तो उसके खाते में, उसके हिस्से में क्या आएगा, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, प्रेम, भाईचारा, ये सारी चीजें उसके भविष्य में आएगी। इसका मतलब वो दुख से मुक्त होगा। तो ये वाली गाथा यही कहती है। इसी गाथा को जैसे कबीर पंथी बोलेंगे कि हमारे कबीर के बारे में क्या है, तो निचोड़ में एक ही उनके श्लोक में बताएंगे, गाथा में बताएंगे या दोहे में बताएंगे। तो कबीर कहते हैं, मनवा मारी मरी गोये दुर्बल होय शरीर। जिस किसी इंसान का मन मर गया हो, यानी मन से निराश हो गया हो, मन से बिल्कुल धूमिल हो गया हो, मन से उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, इसका मतलब उसका मन कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो उसका शरीर भी दुर्बल हो जाता है। ये कबीर की वाणी है। कबीर के अनेकों दोहे इस बात के ऊपर। इसका मतलब जो धागा तथागत बुद्ध ने, महासमंत बुद्ध ने बताया, वही धागा कबीर ने पकड़ा है। और यूं ही कोई बाबा साहब ने इनको अपना गुरु नहीं माना। वैसे देखा जाए तो कभी स्कूल में नहीं गए। तथागत बुद्ध तो ठीक है कि घराने में बहुत अच्छे थे, उनके यहाँ सारी फैसिलिटी थी और उनको उनके आचार्यों ने, गुरुओं ने काफी कुछ पढ़ाया था। पर कबीर की क्या बात, उनके तो माता पिता का पता नहीं है। पर ज्ञान की जो खोज है वो वही खोज है जो साइंटिफिक है, जो मन से रिलेटेड है। इसीलिए मनवा मारी मरी गोयो दुर्बल हो शरीर, वही बात धम्मपद की उठाई और कह दी। और रविदास और संत कबीर तो दोनों भी हम पाते कि सारनाथ में थे। जैसे तथागत बुद्ध ने पहली ही गाथा में कहा है, तथागत बुद्ध कहते पंचवर्गीय भिक्खु को, एवं में सुत्तंग एक समय भगवा इसी पतने मिगदाए तत्रखो भगवा पंचवर्गीय भिक्खु आमंतेसी। तथागत बुद्ध ने बुद्ध बनने के बाद, दुखों से मुक्त होने के बाद और दुख से मुक्त होने की साइंटिफिक विद्या सीखने के बाद और खोजने के बाद पंचवर्गीय को बुलाया। वो सारनाथी था, उसको इसी पतन बोला जाता है पाली में। इसी का फिर आगे जाके अर्थ हो गया ऋषि। ऋषि पतन जो है उसको काशी भी बोलते हैं। तो उसी सारनाथ में तथागत बुद्ध ने जो पंचवर्गीय भिक्खु को वही बातें कही है, मन के खोज की बात कही है। वही बात संत रविदास भी कहते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। जिसका मन अगर सुखी है, जिसके मन में आनंद है, जिसका मन हमेशा खुश रहता है, जिसके मन में हमेशा के लिए कुछ अच्छे करने की बात होती है, जिसका एटीट्यूड ठीक होता है, जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, वो इंसान का मन अगर चंगा है तो उसको गागर में भी सागर नजर आता है। तो यही बात संत गुरु रविदास जी ने कही है, जो कि कबीर संत कहते हैं। और उन्होंने दोनों ने सारनाथ में वही धम्मेक स्तूप के नीचे ध्यान किया है। धम्मेक स्तूप के नीचे जो उन्होंने ज्ञान पाया, ध्यान किया, जो खोज की और साइंटिफिक थ्योरी को उन्होंने, उस वक्त के जितने भी कर्म कांड थे, आत्मा की जो थ्योरी थी, ईश्वर को मानने की थ्योरी थी, उसको पूरी तरीके से नकारा। और जो संत नामदेव ने भी कहा है कि अगर पत्थर को पूजने से अगर कोई मिल जाता है मुझे, तो क्यों ना मैं पहाड़ को ही पूजूं। संत कबीर का दोहा भी इस तरीके से है। इसका मतलब है कि सारे समनों का, सोच का, विचारों का और अपनी पहचान का धागा एक जैसा ही है। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग संतों को अपने अपने गिरोह में डाल देते हैं। कहते हैं कि हम कबीर पंथी है, कबीर ने जो कहा है उतना ही सच है, बाकी काम कुछ भी नहीं मानेंगे, जो कबीर कहेंगे वही सच है। हम संत रविदास के अगर फॉलोअर है तो कहेंगे हम रविदासी है, जो संत रविदास जी ने कहा है
वही हमारे गुरुद्वारा में होता है। वो पंच प्यारे की बात जो गुरु नानक ने जो कही है, वो गुरु नानक जो कहते हैं वही बात पंच प्यारे यानी पंचवर्गीय भिक्षु से आई हुई बात है। तो ये सारी बातें अगर हम देखेंगे तो सारे के सारे महासमंद जितने भी गुरु है वो एक ही बात करते हैं, एक ही धागा है उनका। और किसी के भी विचारों में, किसी के भी सोच में, किसी के भी पहचान में दुश्मनी नहीं है। सभी के इसमें मैत्री का धागा है। सभी लोग एक दूसरे को जोड़ने की बात करते हैं। सभी लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की बात करते हैं। सभी लोग अनंतता थ्योरी को मानते हैं, अनात्मवाद को। सभी लोग पूजा पाठ कर्म कांड को नकारते हैं। सभी लोग जो वमनों ने सिस्टम जो खड़ी की है, जो विषमता के ऊपर आधारित जो चातुर्वर्ण की व्यवस्था है या जाति व्यवस्था है, इनको नकारने की बात वो भली भांति करते हैं। इसका मतलब यही, आगे जाकर अगर गुरुचांद ठाकुर, हरचांद ठाकुर को देखेंगे, उनकी शिक्षा में देखो कि शिक्षा पहले सबसे पहले जरूरी है। क्योंकि उनकी सोच कहती है, उनके विचार करते हैं कि अगर हम शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे तो सबसे पहले अगर कौन सी चीज अगर हमारी दुरुस्त होगी तो हमारा मन दुरुस्त हो जाएगा। हमारा मन सकारात्मकता की ओर सोचने के लिए हमको मजबूर करेगा। कोई अगर हमसे बुरी बात कहेगा तो हम सोचेंगे कि इनकी बात नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि मैं अपने मन की बात सुनूंगा। मन का हो, जो संत घासीदास जी कहते हैं, संत घासीदास जी के मन मन में भी यही था, उनके प्रवचन में विचारों में भी यही बात आई है। उन्होंने ठीक वही बात कही। फर्क सिर्फ अंतर है वक्त का। कोई 2500 साल पहले आकर वही बात बताता है, तो कोई 1000 साल पहले, कोई 1500 साल पहले, तो कोई 150 साल पहले, तो कोई अभी अभी आकर बताता है। जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कही है। संत पेरियार जी की बात अगर देखोगे आप, तो पेरियार की किताब अगर आप उठाकर देखोगे तो उन्होंने वही बात कही है। वो पेरियार क्या करते थे कि एक नगर से दूसरे नगर तक चल पड़ते थे। उसमें से 33 करोड़ में से कुछ लोग रखते थे उसमें ये जो सोकाल भगवान है, और एक चप्पल हाथ में लेते थे और टोकरी में एक एक को बदलते जाते थे, मारते जाते थे। लोग बोलते थे कितना बेकार आदमी है, ये इनके खिलाफ बात कर रहा है। ईश्वर को ना मानो, आत्मा को ना मानो, कर्म कांड को ना मानो, शिक्षा दे दो, और सोच जो है नई सोच, साइंटिफिक सोच दे दो। यही पेरियार सर कहते थे। पेरियार सर को जब बोला गया कि ये 70 साल के हो गए, ये तो पाप कर रहे, मर जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अब 80 साल का हो गया हूँ, मुझे कभी अभी तक आपके भगवान ने कोई मतलब शाप नहीं दिया है, और मैं उससे कोई परेशान नहीं हो गया हूँ। 104 साल तक की जिंदगी वो जिए। 104 साल तक की जिंदगी में उन्होंने यही काम किया। जो समाज में जो बुराइयां थी, समाज में जो कर्मकांड था, समाज में जो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था की जो शिक्षा बताई गई थी, इसको टोकने का ही काम उन्होंने जिंदगी जिंदगी भर किया। तो ये धागा अगर आप देखोगे तो हम पाएंगे कि एक ही धागे में सारे हमारे महासंबंध पिरोए हैं अपने विचारों को और अपनी पहचान को। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाबा साहब का नाम बहुत लोग लेते हैं, बाबा साहब ने ऐसा क्या किया, बहुत सारे लोग जानते नहीं है बाबा साहब के बारे में। तो मैं तो बहुत बार बाबा साहब का ज्यादातर उदाहरण देता हूँ, उनका कोटेशन बोलते रहता हूँ। जैसे इन्हीं बात को आगे जाके बाबा साहब ने कहा है कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये विचार जो मनोपब्बू गम्मा की जो पहली धम्मपद की पहली और दूसरी, या संत कबीर ने जो बात कही है, वो या संत रविदास ने या संत घासीदास ने जो बात कही है, उसी बात को बाबा साहब ने कहा है। बाबा साहब कहते हैं कि इस दुनिया के हर इंसान का अंतिम उद्देश्य, अंतिम हेतु क्या होना चाहिए, तो अपने मन का वो विकास करे। क्योंकि जब तक अपन अपने मन को दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक आपको असली सुख नहीं मिलने वाला। चाहे आप कितनी भी स्टेट कमा लो, चाहे अपना कितना भी नाम कमा लो, चाहे आप कितने भी किताबों को पढ़ लो, पर आपने अगर अपने मन को दुरुस्त नहीं किया, सिंचित नहीं किया, कल्टीवेट नहीं किया, तो आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। और इसी के ऊपर आधारित बाबा साहब ने तो जितने भी महासमंद पुरखे हमारे, उन सारे पुरखों की फिलॉसफी को पढ़ा। बाबा साहब को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने मोस्ट जीनियस कोलंबियन करके अवार्ड दिया है 1991 में। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी का 150 साल का इतिहास, जो स्टूडेंट आकर गए थे उस उन इतिहासों में सारे स्टूडेंट में से जो मोस्ट जीनियस थे, बहुत होशियार, इंटेलिजेंट, क्लेवर जो बच्चे वहां पर पढ़ के गए थे, उनमें से सर्वे किया और माना कि डॉक्टर अंबेडकर इज द मोस्ट जीनियस कोलंबियन। कोलंबिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि बाबा साहब ने लगभग दुनिया के 11 बड़े रिलीजन्स है,
उन सारी रिलीजन्स की कंपैरेटिव स्टडी की थी, और उसके ऊपर उसके बाद वो इस नतीजे पर आए थे कि मोस्ट साइंटिफिक सोच किसकी है, तो उन्होंने अपने गुरुओं को माना कि मेरे महासमंत तथागत गुरु है, जो पहले गुरु है, उनकी विचारों को जब भी मैं सोचता हूँ तो 2500 साल के बाद भी आज भी उनके विचार ऐसे ही नजर आते हैं जैसे कि आज के साइंटिफिक थ्योरी में दिए हुए सिद्धांत है। जैसे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन की, E इज इक्वल टू एम सी स्क्र है, एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये वाली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर आप बताओगे तो थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट जो है, यो पटिच्च समुपाद पश्यति यो धम्मा पश्यति, यो धम्मा पश्यति पटिच्च समुपाद पश्यति, जो प्रतीत समुत्पाद को जानता है वो धम्म को जानता है, और जो धम्म को जानता है वो प्रतीत समुत्पाद को जानता है। यही थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है आधुनिक विज्ञान की। इसी बात को बाबा साहब ने बुद्ध यानी इस धम्म में भी, और बुद्ध एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन नाम के एक ग्रंथ में भी बखूबी ढंग से बताया। पर हम लोग पढ़ते नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अलग अलग टुकड़ों में काम करते हैं, अपनी अपनी महासमनों की गुरुओं की फिलॉसफी में अपने आप को जकड़ लेते हैं। असल में हमारे गुरुओं की कोई चूक नहीं होती, गुरु की कोई इसमें ये नहीं है, मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक है हमारी, क्योंकि हम लोग जिस चीज को पकड़ लेते हैं और जो हम सोचते हैं वही अपनी गुरुओं की सोच मानते हैं, तो यहाँ पर हम खराबा कर देते हैं, यहाँ पर हम गलत बात कर देते हैं। समन संघ ने पिछले 4 साल से यही बात को बहुत गंभीरता से सोचने का काम किया है। समन संघ ने जो भारत के संविधान ने दिए हुई एक सबसे बड़ी बात है वो उठाई है, वो क्या है कि वो है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस यानी विवेक की आजादी, जो विवेक है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आता है समन संघ में, पिछले 4 साल से आए हुए लोगों को पूछना, जो भी नए साथी यहाँ पर उपस्थित होंगे वो यहाँ पर एक बात बहुत गौर से मार्क करेंगे, वो ये बात है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो अपना हैंड रेस किए बगैर अपनी विचारों को रखता नहीं है। जब तक उसको बोला नहीं जाता तब तक वो रखता नहीं है। दूसरी बात है कि वो व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, जब भी इनकी संगीतियां लगती है समन संघ की, तो अगर सारे लोग नीचे बैठते तो सारे के सारे नीचे बैठते, या कोई चेयर पे बैठते तो सारे के सारे चेयर पे बैठते। यहाँ पे कोई जाकर अपना घंटों तक भाषण नहीं देता, जितने मिनट के लिए, 2 मिनट का हो, 3 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, आधे घंटे का हो, चाहे गोल्डन रूल के ऊपर बोलने का मौका हो या चाहे कंसेप्ट देने का मौका हो, ये जितना भी मौका उसको मिलता है उतनी ही देर तक वो ऊपर जाता है स्टेज पर और अपनी बात खत्म होगी कि नीचे आता है। तो ये फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, ये विवेक की आजादी है कि अपनी बात जो भी कहनी है विवेक के साथ कहनी है। इस बातों को अगर आप 29 लाख संगठन जो महासमनों के जो अपने चेले मानते हैं अपने आप को, उनको अगर देखोगे आप तो सारे संगठनों में आप पाओगे कि संगठनों में और संघ में क्या अंतर है, संगठन संघ में अंतर क्या है। तो यहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की बात संगठनों में नहीं होती है। आप देखोगे, मैंने तो कई संगठनों में काम किया, बामसेप के सेंट्रल वर्किंग कमेटी से लेके महाराष्ट्र ऑफिसर्स फोरम तक, और बहुत सारे लगभग 30-40 संगठनों से मैं रिलेट रहा हूँ, केडर भी लिए है और केडर किए भी है, बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन तक, ब्रिटिश पार्लियामेंट तक सारे सेशन हमने अटेंड किए हैं। वहां पर एक बात होती है कि जो मुखिया होता है उसकी बात माननी पड़ती है। ठीक है, मुखिया दूसरे की बात सुनता है, पर जब निर्णय लेने का वक्त आता है तो जो समन संघ में यहाँ पर इकट्ठा सोच हो जाती है, हाउस लगता है, हाउस में कोई अगर प्रस्ताव आता है उस प्रस्ताव के ऊपर बात होती है, बहुत गहराई से चिंतन होता है, जो भी बात आपके मन में है, चाहे अपोज वाली बात हो या इक्वेलिटी वाली बात हो, आप आकर यहाँ पर कहते हो और इसके ऊपर बहुमत से निर्णय लिया जाता है। इसका मतलब है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की बात समन संघ में जो आ रही है वो बात संगठनों में नहीं दिखाई देती है। दूसरी बात जो भारत के संविधान ने दी है, और संविधान में इसीलिए हम बता रहे हैं कि बाबा साहब ने सारे महासमन पुरखों की फिलॉसफी को पढ़ने के बाद उसका एक निचोड़ निकाला और सारी फिलॉसफी को उन्होंने लीगलाइज कर दिया, कोडिफाइड कर दिया, और उस कोडिफिकेशन का नाम है भारत का संविधान। इसीलिए यूनाइटेड नेशन कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये जो है ये बेस्ट डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड है। ये भारत का संविधान है, दुनिया के सारे संविधानों में से
लगभग 193 देशों के संविधान है लिखित। उन सारे देशों के संविधानों में से भारत का संविधान बेस्ट डॉक्यूमेंट है, सबसे श्रेष्ठ इसीलिए है क्योंकि सारे रिलीजन्स की पढ़ाई करने के बाद, सारे फिलोसोफर की पढ़ाई को करने के बाद और सारी विचारधाराओं को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, कंपैरेटिवली आर्गुमेंटेटिव अभ्यास करने के बाद बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा है। अगर आपको ये बात को प्रूफ करना है तो 10 वॉल्यूम है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट के, पढ़ लेना। अगर उससे भी अगर आगे जाके पढ़ना है तो बाबा साहब की 3-4 किताबें जो कि महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी किताबें है, उनको पढ़कर देखना, जो कि एनिलेशन ऑफ कास्ट है, रेवुलेशन एंड काउंटर रेवुलेशन है, या फिर व्हाट गांधी एंड कांग्रेस ऑफ डन टू द अनटचेबल पढ़ना है, अनटचेबल्स एंड डिनुसिएशन बाय गांधी एंड कांग्रेस, ये भी पढ़ लेना, या कास्ट इन इंडिया पढ़ लेना। ऐसी 4-5 और बुद्ध यानी धम्म नाम की किताब पढ़ लेना। रेवुलेशन और काउंटर रेवुलेशन में और बुद्ध एंड फ्यूचर ऑफ रिलीजन में तो सारे धर्मों को कंपैरेटिवली स्टडी करके उन्होंने माना है। और उन्होंने कहा है कि जैसे मार्क्स ने कहा है कि धर्म की कोई जरूरत नहीं है, धर्म तो अफीम की गोली है, बाबा साहब कहते हैं नहीं, रिलीजन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे बीच में जो अच्छाई है, मेरे बीच में जो विनय है, फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात मैं संविधान में कर रहा हूं, या फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की बात जो कर रहा हूं, मेरे बीच में धम्म धर्म धम्म की जो नीतिमत्ता है उसी का परिणाम है। लेकिन कौन सा धम्म चाहिए? तो उन्होंने धम्म के बारे में जो कहा, जो समणों ने स्वीकार किया, सारे महासमन पुरखों का निचोड़ जो है, वो कहते हैं कि रिलीजन मस्ट रिलेट टू द फैक्ट्स ऑफ लाइफ and not to the theories and speculations about God or earth or heaven or soul। हमको ऐसा धम्म या धर्म चाहिए जिसको उन्होंने धम्म कहा है, क्योंकि धर्म और धम्म में फर्क उन्होंने बताया। और उसमें संत रविदास की बातों को, संत कबीर की बातों को, संत घासीदास जी के बातों को भी उन्होंने बहुत कंपैरेटिव तरीके से टेस्ट किया है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि रिलीजन मस्ट रिलेट टू द फैक्ट्स ऑफ लाइफ। धर्म कैसा होना चाहिए कि जिसने ऐहिक जीवन की सुख दुख की बातों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए, ना कि ईश्वर, आत्मा, पृथ्वी, इनका निर्माण कैसा हो गया है, ना कि ये कर्मकांड की व्यवस्था कैसी कैसी हो। इसीलिए वो कहते हैं कि ये बात मार्क्स ने आधी तो कह डाली है, क्योंकि मार्क्स कहता है कि रिलीजन तो बेकार चीज है या धर्म बेकार चीज है, पर बाबा साहब कहते हैं कि धम्म जरूरी है, क्योंकि धम्म इंसान को शील, समाधि, प्रज्ञा सिखाता है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा जो है, इसकी सीख आपको धम्म से मिलती है। ये सारे महासमन लोगों की जब फिलॉसफी पढ़ने के बाद बाबा साहब इस नतीजे पर आए और इन सारी बातों को संविधान के फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया। आप चैप्टर 3 पढ़ोगे, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 में जो आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ कंसाइसनेस, फिर ये वोटिंग का राइट जो है, या अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात है। आर्टिकल 15 में जो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने की बात है। आर्टिकल 16 में जो रिप्रेजेंटेशन की बात है, जिसको हम आरक्षण कहते हैं। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार के फंडामेंटल जो फ्रीडम ऑफ चॉइसेस है उसकी बात है। ये सारी बात है। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 29 तक आप जो सेकुलरिज्म की बात है। आर्टिकल 36 से लेकर 36 के बाद आर्टिकल 51 तक जो है फंडामेंटल ड्यूटीज की बात, ये सारी बातें बाबा साहब ने कही है कि ये मानवता की शिक्षा देने वाले मेरे महासमंद गुरु है, इन्हीं की शिक्षाओं को मैंने संविधान में लाया है। अगर इस संविधान को, जो कि दुनिया का बेस्ट डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड है, इसको दुनिया अगर मानती है, प्रैक्टिस करती है, तो एंटोनियो ग्यूटेरस नाम का जो सेक्रेटरी जनरल है, आज भी यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल, वो कहता है कि ये वाला चैप्टर 3 और चैप्टर 4 अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे सारे दुनिया के देश, तो क्राइम और अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व होता है। ये सारी फिलॉसफी हम देखते हैं कि एक ही धागे में पिरोई गई चीज है। अब ये महासमन हमारे कह गए हैं, लेकिन आज हमारी क्या हालत है? हमने देखा है कि पिछले 4 साल से हम लोग समन संघ के बारे में बहुत सारी फिलॉसफी, हर दिन कंसेप्ट हम दे रहे हैं। कंसेप्ट देते देते हम हर चीज पे, हर महासमन की विचारों पे, हमारी इकट्ठा आने के ऊपर, हमारे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, हमारी सोच की आगे की तरीके के ऊपर हम लोग सोचते रहते हैं। पर इतना होने के बावजूद भी हम संख्या में क्यों नहीं बढ़ रहे? तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो भी हमारे जुड़ने जोड़ने के तंत्र में खोट है। तो कौन सी खोट है? तो जैसे कि हम कहते हैं कि कोई चीज अगर गलती, किसी को हम गाली देंगे
और पाएंगे कि गलती तो मेरी थी पर अनजाने में मैंने उसको गाली दी, इसका मतलब है कि 3 उंगलियां मेरी तरफ है। तो समन संघ में जुड़ने वाले जो भी सीनियर साथी है या जो ताकत से काम करना चाहते हैं, उनकी काम करने की सिस्टम में कुछ ना कुछ तो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? तो हम लोग फील्ड में तो जाते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि हमको तो बहुत अच्छा कंसेप्ट देते आता है। अच्छी बात है, कंसेप्ट देते हो, देते आना चाहिए। आप तो बहुत एक्सपर्ट हो गए हो। किसी भी समन संगी साथी जो कि 2-3 साल से पहले जुड़ा हो, उसको नींद में से जगाओ और बोल दो कि समन संघ के इस 10 गोल्डन रूल के इसके ऊपर आपको बात करनी है, या इस बात पे कंसेप्ट करना है, जुड़ने जुड़ने की फिलोसफी के बारे में आपको कहना है, या कोई स्लोगन देनी है। तो नींद से उठने के बाद आप तुरंत वो बात कहना शुरू कर देगा। इतनी अपने दिलो दिमाग में हमारी कंसेप्ट और फिलोसफी जा चुकी है। लेकिन इसका जैसा बुद्ध ने कहा है कि परियत्ति, पटिपत्ति और पतिवेदन, ये जो बात संघ जो बढ़ाया तथागत ने, पंचवर्गीय भिक्खु को यही बोला कि ये पंचवर्गीय भिक्खु, मैंने जो आपको ये धम्म दिया है, ये सारे दुनिया को दुख से मुक्त करने का मार्ग है। ये मेरा नहीं है, ये निसर्ग का नियम है। इसीलिए आप इस बात को दोहराओगे तो कैसा करोगे? तो कहते हैं कि जो बात पहले आपको मैंने बताई है, उस बात का आचरण आपको करना है। आचरण करने के बाद वही बात लोगों के बीच में फैलानी है। और जो लोग आपके विचारों से सहमत होंगे, आपके जैसी पहचान करने के लिए तैयार होंगे, उन लोगों को प्रचारक करके नियुक्त करना है और 8 दिशा में भेजना है। तो बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, अत्ता हिताय, अनन्या हिताय, सत्ता देव मनुष्यानंग, आदि कल्याणंग, मध्य कल्याणंग, परियोजानंग। ये शुरू में, मध्य में और अंत में ही कल्याण की बात है, जो समनों के सुखों की बात है। इसको आपको जिस भी दिशा से आप जाओगे, उस दिशा में इसका प्रसार करना है। अब उस वक्त उन्होंने क्या कहा था कि प्रचार कैसा करना है, ये बात हमको बहुत गौर से देखनी पड़ेगी। कि हम लोग लोगों को जोड़ने की बात तो करते हैं, पर उसका डेटा कभी रखते नहीं है। डेटा भी रखेंगे तो उनके साथ फॉलोअप में बात नहीं करते। फॉलोअप में बात भी अगर करेंगे तो लगातार उनसे संपर्क बनाए नहीं रहते रखते हैं। अगर वो विरोध करता है तो उसको हम छोड़ देते हैं। समन संघ ये कहता है कि जो भी आपका विचारों का विरोधक है, आपसे सहमत नहीं होता है, उसको छोड़ना नहीं है। उसको ये उसके साथ ये बात करनी है कि भाई आपका किस बात पर, किस मुद्दे पर मेरे से विचार अलग है, बताओ, और उसको प्रूफ करके बताओ। और मैं बताऊंगा कि ये समन संघ की जो फिलॉसफी है, इस फिलॉसफी से जो समन संघ को लोगों को जोड़ने की जो फिलॉसफी है, जुड़ने और जोड़ने की और अंडरस्टैंडिंग की जो बात है, और लोगों को जुड़ने जोड़ने के बाद एक जैसी सोच बनाने की बात है, और एक जैसे सोच वाले लोगों को जुड़ने और जोड़ने की बात है। इससे अगर आपके पास बड़ा ज्ञान है तो कृपा करके मेरे साथ दे दो, मुझे दे दो। आप मुझे चर्चा में ये बताकर सक्सेस करा दो अपने आप को कि आप जो सोच रहे हो वो गलत है, मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है। ये हम खुलकर किसी भी संगठन के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ इसके ऊपर चर्चा करने को तैयार होते हैं। अब फील्ड में जाकर हमको क्या करना पड़ेगा? तो जैसे हम किसी राज्य से होंगे, किसी डिस्ट्रिक्ट से होंगे, किसी प्रांत से होंगे, किसी तहसील से होंगे, तो वहां पर मुझे जो भी इलाका चूज करना है, मैं खुद उस इलाके को चूज करूं। और मैं अपना काम करते वक्त 2 प्रकार का काम करूं। एक तो मैं लोगों के बीच में प्रचार प्रसार के वक्त विचारों को साझा करने का काम करूंगा। पर कोई लोग है कि उनको विचारों से कोई लेन देन नहीं होता, वो कहते कि काम की बात बता। तो उनको बोलना है कि चलो भाई काम शुरू कर देते हैं। तो काम कैसा करेंगे? तो आप जो सोच रहे हो वो और मैं जो सोच रहा हूँ वो, आपके 5 मुद्दे, मेरे 5 मुद्दे, 5 मुद्दे में से 2 मुद्दे के ऊपर हम लोग एक दूसरे से अलग विचार रखते हैं। तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि 3 मुद्दे जिसके ऊपर हमारी सहमति होती है, उसी के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। देखते देखते ऐसा पता चल जाएगा कि जो भी व्यक्ति आपके साथ विरोधी विचार रखता था, वो आपके साथ बात करते करते वो जान जाएगा कि इस व्यक्ति के साथ काम करने में मजा अलग है, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग रखता है, ये बुरा शब्द कभी बोलता नहीं है, ये जब भी मेरे साथ बिहेव करता है तो इंसानियत से बिहेव करता है, ये जब भी मेरी बात सुनता है तो पूरी बात सुनता है, और जब भी मेरे साथ जब आचरण करता है, आर्गुमेंट करता है, तो वो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस से आर्गुमेंट होता है। ये विवेक की आजादी से वो मेरे साथ बात करता है। तो ये बात को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगली बात, हमको लोगों को जुड़ने और जोड़ने के लिए क्या ध्यान में रखनी पड़ेगी? तो लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी। लोगों की लिस्ट बनाने के बाद हमको ये पता चल जाएगा कि कौन से व्यक्ति है जो देहातों में रहते हैं, कौन से व्यक्ति जो है वो अर्बन एरियाज में, शहरों में रहते हैं,
कौन व्यक्ति है कि जो गवर्नमेंट के जॉब में, कौन प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, कौन दिहाड़ी मजदूर है, कौन जो लोगों को जोड़ने का काम करता है, कौन व्यक्ति है जो मार्केटिंग में काम करता है। क्योंकि जिस भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति होता है, उसकी काम करने की स्टाइल अलग होती है। जैसे कोई शेयर मार्केट में काम करने वाला व्यक्ति है, तो सिर्फ वो पैसे की बात करेगा, तो उसको उस तरीके से बात करनी पड़ेगी कि भाई ये पैसा तो आप कमा रहे हो, पर पैसा इतना सारा कमाने के बाद क्या करोगे? तो कहेगा कि हमारी फैमिली को इस्टेब्लिश करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर आप फैमिली को वक्त देते हो नहीं देते हो? तो बोलेगा कि क्या जरूरत है फैमिली को वक्त देने की, मैं तो पैसा कमा के लाकर दे दूंगा। पर भाई जब तक आप वक्त नहीं दोगे, उनके साथ नहीं रहोगे, एक जैसी आपकी सोच उनके साथ साझा नहीं करोगे, तो क्या फायदा आपका इतना सारा पैसा कमाने के बाद? तो जैसा व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम करेगा, उस व्यक्ति के साथ उसी स्टाइल की बात हमको करनी पड़ेगी। लिस्ट में अगर अगर कोई दिहाड़ी मजदूर है, क्योंकि समन संघ तो यही कहता है कि यहाँ पर कोई भी छोटा नहीं, कोई भी बड़ा नहीं। यहाँ पर जो भी व्यक्ति दिहाड़ी मजदूरी करता हो, लेबर हो, किसी इंडस्ट्री में काम करता हो, पसीना बहाने का काम करता हो, मेहनत से, इंसानियत से काम करता हो, उसको उतनी वैल्यू दी जाती है जितनी वैल्यू कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई आमदार है, कोई खासदार है, कोई बड़ा ज्ञानी है, कोई चिंतक है, कोई लेखक है, कोई पत्रकार है, कोई भी व्यक्ति कितना भी तोपची क्यों ना हो, उसको, और जो जमीनी स्तर पर काम करने वाला व्यक्ति या मजदूरी करने वाला व्यक्ति, उसको इक्वालिटी का अधिकार यहाँ पर दिया है। क्योंकि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की बात समन संघ कहता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात समन संघ कहता है। अगर ये यहाँ पर एक ही विचार कहा जाता है कि ज्ञान किसी की पपोती नहीं है। हमने देखा है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक बालक जिसको बचपन में स्कूल में बाहर रखा जाता था, पढ़ाई करते वक्त उसके साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया जाता था, उसको पानी तक पीने के लिए नहीं दिया जाता था, लेकिन उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, उसने अपने एटीट्यूड को खोया नहीं, उसने अपनी हिम्मत को नहीं हारा, और उसने दुनिया की सारी ज्ञान को पढ़ने की कोशिश की, और उसने दुनिया का बदला नहीं लिया। उस इंसान ने दुनिया का बेस्ट डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड, भारत का संविधान लिख डाला, जिसमें एक भी खूबी नहीं निकाल सकते हो आप। दुनिया के प्रगत राष्ट्र, अमेरिका है, चाइना है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, जापान है, किसी भी राज्य में जाकर देखो तो उनके असेंबलियों में बहुत बार, उनके स्पेशल सेशन में भारत के संविधान के ऊपर बहुत सारी बातें होती रहती है। तो इतनी सारी बातें हमारे पास ऐसे व्यक्ति ने लाई जिसको जिंदगी भर नकारा गया, जिसको ये कहा गया है कि ये तो अछूत है, इसका स्पर्श भी हम नहीं लेंगे। उस इंसान ने दुनिया का बेस्ट संविधान लिख डाला, उसमें एक भी ऐसा शब्द नहीं लिखा कि जो दूसरों की बुराई का बखान करता हो। तो ये वाली फिलॉसफी और स्ट्रेटेजी हम लोग समन संघ के लोग अपना रहे हैं। अगर हम लोग हमारा प्रचार और प्रसार करने का, जैसे कई संगीति लगाई हो, चाहे सन्निपात की भी संगीति हो, सन्निपात में 4 लोग 5 लोग आएंगे, आपके इलाके के लोग आएंगे, बस्ती के लोग आएंगे, पढ़े लिखे होंगे, अनपढ़ होंगे, उनको आपको एक जैसा व्यवहार उनके साथ करना होगा। अगर करोगे तो वो ये समझेगा कि भले ही मैं मजदूरी करने वाला व्यक्ति हो, लेकिन इस व्यक्ति ने, जो कि समन संघ से जुड़ा हुआ स्पोक है, समन संघी है, उसने मेरे साथ कभी भी कुछ भी बातों से, काया से, वाचा से और मन से कोई भी बुरी बात नहीं कही, तो वो अकेले में आपके बारे में वही सोचेगा जो समन संघ की पुरखों की विचारधारा है। तो यही विचारधारा हम लोग फैलाएंगे समन संघ के, हमारे सन्निपात बहुल में करेंगे, छोटी मोटी संगीति लगाई उसमें करेंगे, लोगों की लिस्ट बनाएंगे, और फिर आगे की स्टेप हमको ये करनी है। जैसे कि अभी 2 अक्टूबर को दीक्षा भूमि में, लगभग आप जानते होंगे सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग दीक्षा भूमि में शामिल भी हुए होंगे। वहां पर दुनिया की एकमात्र ऐसी भीड़ है कि आज तक लगभग 70 साल से पिछले दीक्षा भूमि में एक भी व्यक्ति का, किसी का पॉकेट नहीं मारा जाता, किसी को गाली गलौज नहीं की जाती। सारे लोग, लगभग 10 लाख से 15 लाख की भीड़ होती है, सारे के सारे लोग किताबों के दुकानों में ढूंढते रहते हैं कि मुझे ज्ञान कहाँ से मिलेगा। सारे लोग अपने महासमन गुरु है, तथागत बुद्ध है, संत रविदास है, संत कबीर है, गुरुचांद ठाकुर, हरचांद ठाकुर है, पेरियार जी है, ज्योतिराव फूले है, इनकी विचारों की जो खान है, जो ज्ञान है, उनकी खोज में लगे रहते, पड़े रहते हैं। वहां पर जो भी टीवी के चैनल रहते हैं वो यही ज्ञान की बात करते हैं। वहां पर समता में जुड़ने की बात होती है, संविधान की बात होती है, और एक साथ रहने की बात वहीं पर होती है। ऐसी भीड़ में आप आकर देखना चाहोगे तो आप वो गंगा में नहाने वाले, गंदगी में नहाने वाले लोग, उनकी एटीट्यूड को,
उनकी विचारों को, उनकी गंदी सोच को और दीक्षा भूमि में आने वाले प्रगत विचारों के लोगों को आप कंपेयर करोगे और फिर समझोगे कि समन संघ ने ऐसा क्यों डिसाइड किया है कि 1 लाख लोगों तक हमको 2 अक्टूबर में हमको ग्रंथ बांटने, ग्रंथ वितरित करने हैं। क्योंकि समन संघ ने जो महासमनों की जो फिलॉसफी है उसको एक जगह पर निचोड़ में लाया है, अपने ग्रंथों में उसको डाल दिया है। और हम चाहते हैं कि ये विचार, ये सोच है जुड़ने और जोड़ने की, दूसरे को अंडरस्टैंड करने की, ये विचारधारा 1 लाख लोगों तक हम फैलाएंगे। इसीलिए हमको अभी दीक्षा भूमि के 2 अक्टूबर के महासमारोह समारोह में शामिल होना है। भारत से लगभग 1,000 लोग अपने फैमिली के साथ आने के लिए प्रतिबद्ध है। आप जितने भी नए लोग हैं, अगर चाहते हैं कि ऐसे लोगों से आप मिलना चाहेंगे जिनके साथ जुड़कर इस देश को आप खड़ा कर सकते हो, इस देश की आने वाली जनरेशन की सुख की व्यवस्था आप कर सकते हो, ये विचारधारा समन संघ है। इस समन संघ की विचारधारा से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप दीक्षा भूमि पे आने की सोचो। वहां पर रहने की और खाने पीने की व्यवस्था है, वहां पर फीस भी होगी। आपको अपनी जो फीस है देनी पड़ेगी, क्योंकि आपका खर्चा आपको ही करना है। पर वहां की सारी व्यवस्था वहां पर की जाएगी। वहां पर बहुत बड़ी रैली निकाली जाएगी, हमारे पोस्टर्स, बैनर्स, फ्लेक्स लिए जाएंगे, हमारे कैप्स होंगे, हमारे ग्रंथ हमारे हाथ में होंगे और हम एक ही लाइन में, कतार में रैली में चलेंगे, ताकि हम सारे 10 लाख की भीड़ को ये दिखाना चाहते हैं कि अलग अलग रह के कुछ भी नहीं होने वाला। जब हम इकट्ठा होकर जुड़ेंगे तो ही हम अपनी विचार को एक जगह पर बांधेंगे, एक जैसा सोचेंगे और एक जैसी पहचान होगी। क्योंकि हमारा ड्रेसअप भी एक जैसा होगा, हमारे दिखने का ढंग भी एक जैसा होगा और हमारी सारे की बिहेवियर पैटर्न है वो एक जैसा होगा। इसीलिए सभी लोगों को, 1,000 से ज्यादा लोगों को दीक्षा भूमि पर आना है। इसी मैं इस आज के पोर्टल से आपको कहना चाहूंगा। और मैं समन संघ से रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि हर दिन कंसेप्ट के बाद या चर्चाओं में कम से कम 15-20 मिनट तक इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि कौन कौन आ रहा है, कौन अपने बर्थडे का बचा हुआ पैसा या बर्थडे में फालतू का जो पैसा खर्चा करेंगे या किसी शादी में अननेसेसरी ढोल ताशा बैंड बाजा बजाने का पैसा, ये पैसा मैं बचाकर ये समन संघ का ग्रंथ है उसको दान देना चाहता हूँ। यहाँ पर पैसा नहीं लिया जाता, काइंड में दान लिया जाता है। ये विचार रखने वाला ग्रंथ मैं दान देना चाहता हूँ, दान देनी चाहती हूँ। इतनी अच्छी सोच समन संघ ने पकड़ ली है। पर हमको फील्ड में जाकर काम करना पड़ेगा, लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी, लोगों की विचारों को, सोच को, बर्ताव को देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उसके साथ किस तरीके का व्यवहार करना है। ये सीख समन संघ के जो अलग अलग प्रकार के संगीतियां लगती है, कैडेट कैंप लगते हैं, अलग अलग ग्रुपों में डिस्कशन होता है, वो हमको सीखना है। बस इतनी बात मुझे कहनी थी। अगर मेरी बात में अगर किसी को बुरा लगा हो, कुछ गलत बात लगी हो, किसी को आहत पहुंचा हो, तो मैं कहता हूँ संगे यो खलितो दोषो संगो खम तुतम्मंग। अगर मेरी बात में अगर कुछ गलत हुआ हो तो समन संग मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। संगं नमामि अहं समन अस्मि। मैं समन हूँ, हम सब समन हैं। हम 1000 डे वाले कैंपेन में और दीक्षा भूमि के कैंपेन में सभी लोग शामिल होंगे। संगं नमामि, संगं नमामि, संगं नमामि।